तो अब तक हमने ये देखा था कि वेक्टर चैप्टर हम लोग पढ़ते ही क्यों थे। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि नेचर में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। जहाँ पे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में ये बातें हमने डिस्कस कर रखा था कि फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो हम उन्हें फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी किसे डिफाइन कर रहे हैं? which have magnitude as well as direction is known as vector physical quantity like force, velocity and displacement। और हमने ये बात डिस्कस कर रखा था कि लाइक स्केलर क्वांटिटी को अलग से हम डिस्कस नहीं करते हैं, वेक्टर को अलग से डिस्कस करते हैं। रीजन ये है क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जब मेजरमेंट हम कर पा रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी है तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट वैल्यू तो होगा, और जब हम उसे मेजर कर पा रहे हैं तो मेजरमेंट के बाद हमारा टारगेट क्या होगा? तो मेजरमेंट के बाद हम चाहेंगे कि उसके साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, और उस मैथमेटिकल ऑपरेशन में कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ इस तरह की बातें आए। ठीक है, तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन स्केलर क्वांटिटी का बिल्कुल बेसिक तरीके से होता है जैसा हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के, तो इनके एडिशन में या फिर मल्टीप्लिकेशन वगैरह में हमेशा डायरेक्शन का रोल इंपॉर्टेंट होगा। दो फोर्सेस को अगर ऐड करेंगे तो हर बार इक्वल मैग्नीट्यूड दे, ये कोई जरूरी नहीं है। वो उन दोनों के बीच किस तरह का एंगल है, वो किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, इन सब बातों से डिसाइड होगा कि रिजल्टेंट वैल्यू क्या होना है। कहीं ना कहीं वेक्टर क्वांटिटी के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि डायरेक्शन का रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए हमें ये सब बातें सीखने की जरूरत होती है ताकि इन फ्यूचर जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, डिफरेंट तरह के फोर्सेस के एडिशन वगैरह को डिस्कस करें, कुछ वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करें, तो हमें ये सब बातें पता होनी चाहिए कि कैसे इन्हें ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम लोग वेक्टर के मैथमेटिकल ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसे डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें यह डिस्कस करना था कि वेक्टर को प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मैंने बताया था कि वेक्टर को बेसिकली हम लोग तीन तरीके से बता सकते हैं, तीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका होगा लाइक अगर मैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी उसके एंगल, किसी भी लाइन के साथ उसके एंगल को अलग अलग अगर मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूं, तो हमारा वेक्टर कंप्लीटली डिफाइन है। एग्जांपल के तौर पे एक पार्टिकल जिसका डिस्प्लेसमेंट 10 मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ है, अगर मैं ऐसा कुछ एक्सप्लेन कर दूं तो वेक्टर बिल्कुल कंप्लीटली डिफाइन है। दूसरा तरीका था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जहां हम ये डिस्कस कर रहे थे कि वेक्टर का एक ओरिजिनेट पॉइंट होगा और एक उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा। तो वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ टर्मिनेट कर रहा है, और ये इनिशियल और जो उसका टर्मिनेशन पॉइंट है, इन दोनों को रिलेट करता हुआ जो लाइन होगा, ये लाइन वेक्टर के डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, जहाँ पे एरो वेक्टर के डायरेक्शन को बता रहा होगा, और साथ ही साथ इस लाइन का लेंथ जो होगा वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक सारे लोग ये बात समझ पाए होंगे कि ये लाइन जो हमने ड्रॉ किया ये वेक्टर का डायरेक्शन और एट द सेम टाइम उसके मैग्नीट्यूड को भी एक्सप्लेन करता है। उनकी तरह आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। तो अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ग्राफिकली वेक्टर को हम लोग कैसे प्रेजेंट करना है। तो ग्राफ में वेक्टर का डायरेक्शन एक्चुअली में इस लाइन का डायरेक्शन होगा, और एरो बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर है। साथ ही साथ इस लाइन की जो लेंथ होगी वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता देगा। ठीक है, तो इसकी लंबाई जितनी होगी ये इसका मैग्नीट्यूड बता रहा होगा, और एरो उसके डायरेक्शन को बता रहा होगा। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट तरीका है जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला है इन फ्यूचर, जिसे आई जे के फॉर्मेट बोलते हैं। आई कैप, के कैप, जे कैप और के कैप क्या होता है जरा समझोगे। इसके लिए मैंने एक टर्म डिफाइन किया था, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे? वैसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, हम लोग उसे यूनिट वेक्टर बोलेंगे। मैं इसे लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा। तो यूनिट वेक्टर हम लोग किसको बोल रहे हैं? वैसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो वैसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं। यूनिट नाम से भी क्लियर है, 1 मैग्नीट्यूड। और एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं आई कैप से। एक्स डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को आई कैप एक सिंपली नोटेशन दे दिया गया, एक बता दिया गया कि चलो ऐसा हम लोग बोलेंगे। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, सिंपली एक्स डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को आई कैप बोलेंगे। अगर ऐसा कुछ बोला गया है तो तुम बड़ी आसानी से 3 आई कैप का मीनिंग समझ सकते हो। 3 आई कैप का मतलब होगा कि 3 के बराबर आगे जाना है किस डायरेक्शन में। तो आई कैप हम लोग किसको डिफाइन कर रहे थे? एक्स डायरेक्शन के 1 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को। यानी इस 3 आई कैप का मतलब हुआ 3 के बराबर किधर जाना है? पॉजिटिव एक्स की तरफ जाना है। उसी तरह वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं जे कैप से, और जेड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं के कैप से। सारे लोग समझ पा रहे हो? ये जैसे एक्स डायरेक्शन हो गया,
ये हमारा y डायरेक्शन हो गया, तो x डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को i कैप, y डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को j कैप। और इसका बेसिक इंपॉर्टेंस समझो, अगर मैंने 3i कैप बोला है, 3i कैप बोलने का सेंस क्या है, x डायरेक्शन में मैं 3 मैग्नीट्यूड बढ़ना चाहता हूं। अगर मैंने -4i कैप बोला है, इसका मतलब हुआ 4 मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में, तो -i कैप। -i कैप किधर होगा, तो अगर i कैप मेरा पॉजिटिव x है तो -i कैप किधर होगा, नेगेटिव x होगा। सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? अगर i कैप मेरा Yes, पॉजिटिव sir. x है तो Yes, -i sir. कैप नेगेटिव x, यानी कि मुझे चार्ज जाना है किस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव x की तरफ। सारे लोग क्लियर हो इस बात के लिए, समझ पा रहे हो? Yes, yes, sir. तो -4i कैप हम समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। ऐसा ही 3j कैप, -3j कैप, इन सब बातों को भी समझ में आना चाहिए। 3j कैप j जैसे दिखाई दे, हम लोग y डायरेक्शन की बात कर रहे हो, 3 उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। -3j कैप 3 मैग्नीट्यूड हो गया, -j कैप यानी नेगेटिव y की बात कर रहे हैं। इसी तरह z डायरेक्शन की बातें होती है। तो अगर मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो कि ओरिजिन से डिस्प्लेस होकर 3,4 तक गया है, अगर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0,0 से लेकर 3,4 तक हुआ है, मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो जो 0,0 से लेकर 3,4 तक जाने के लिए हमने x में कितना ट्रेवल किया और y में कितना ट्रेवल किया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का सेंस है कि हमने x में इफेक्टिव कितना ट्रेवल किया है, 3i कैप के बराबर, और y में कितना ट्रेवल किया, 4 के बराबर, तभी तो जाकर 3,4 तक पहुंचोगे। तो मैं इस वेक्टर को डिफाइन कर रहा हूँ, वेक्टर a को 3i कैप प्लस 4j कैप। x में 3 चले जाओ और y में +4 चले जाओ, तो ये हमारा वेक्टर कंप्लीट हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये सिंपली कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह है। 3,4 कोऑर्डिनेट सबको पता है कि सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को बताते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट, यानी कि ये 3x कोऑर्डिनेट है, 4 हमारा y कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली अगर मैं एक और वेक्टर की बात कर लूं, तो अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में, लाइक मान लेते हैं ऐसा कुछ है, सच दैट इसके इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है -4,5, तो इस वेक्टर को हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे? अगर ये वेक्टर भी है, बताओ मुझे, इसे हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे? Sir, -4i plus 5j. समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल सही आंसर है ये। x की तरफ हमें कितना जाना है, 4 तो जाना है, बट उसमें भी किस डायरेक्शन में, प्लस x की तरफ या नेगेटिव x की तरफ? क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए x कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और y में कितना जाना है, 5 जाना है। तो बेसिकली मैं -4i कैप प्लस 5j कैप ऐसे लिख लेता हूँ, तो बड़ी आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि 4 मैग्नीट्यूड के बराबर किस डायरेक्शन में जाना है, तो -i कैप डायरेक्शन में, और 5 मैग्नीट्यूड के बराबर किधर जाना है, j कैप डायरेक्शन में। सारे लोग समझ पा रहे हो? Yes, sir. कुछ भी डाउट हो तो बताओ। सर आई और जे क्या हो गया सर? आई और जे मैंने डिफाइन किया है यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर ऑफ वाई डायरेक्शन। किसका ये डाउट है, नाम बताओ, किसका ये डाउट था? किसका डाउट था? आदित्य तुम्हारा डाउट था क्या? फिर किसका डाउट था? मैंने अभी अभी बताया है कि आई और जे क्या होता है। एक्स डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को हम लोग आई कैप बोल रहे हैं, वाई डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को जे कैप बोल रहे हैं। यानी कि एक्स डायरेक्शन में अगर हम लोग 1 मैग्नीट्यूड आगे बढ़े तो उसे आई कैप का नाम दे रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में अगर 5 के बराबर आगे जाएंगे तो फिर हम उसे क्या नाम देंगे, 5 आई कैप बोल देंगे। एक्स के डायरेक्शन में अगर मैं 10 आगे जा रहा हूं तो मैं उसे 10 आई कैप बोल दूंगा। उसी तरह अगर मैं नेगेटिव एक्स में 5 के बराबर जा रहा हूं तो मैं उसे बोलूंगा 5, क्योंकि डायरेक्शन आई के अपोजिट है इसलिए उसे माइनस आई कैप से इंडिकेट किया जाएगा। हम बोलेंगे -5 आई कैप। -5 आई कैप तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक्स में -5 जाना यानी कि नेगेटिव एक्स की तरफ 5 जाना, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर -4,5 है तो मैं लिख पा रहा हूँ -4 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ये आई कैप और जे कैप एक तरह से प्रेजेंटेशन है एक्स एंड वाई डायरेक्शन को समझाने के लिए। समझ पा रहे हो क्या? Yes, अभी sir. किसी को भी Yes, डाउट है? sir. Yes, किसी sir. को भी डाउट है? No, sir. ठीक है, इसको हम लोग चाहे तो और भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। और एग्जांपल्स ले लो, तुम ही लोग बताओ कि अगर एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, लाइक ये कोऑर्डिनेट आएगा -5, -3, इसे मैं कैसे लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में? वेक्टर सी क्या लिख लूंगा, जल्दी से बताओ। वेक्टर सी क्या होगा? -5i plus -3j। बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा -5 प्लस ब्रैकेट में -3j कैप। इसे हम लोग लिख पाएंगे बेसिकली -5 आई कैप -3j कैप। ठीक है, x में कितना जाना पड़ा मुझे, 5 विद नेगेटिव डायरेक्शन, y में कितना जाना पड़ा, अगेन 3 विद नेगेटिव डायरेक्शन। ये हमारा वेक्टर सी कंप्लीट हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है क्या? ये बड़ा Yes, सिंपल सा चीज है, Yes, सिंपली sir. कोऑर्डिनेट ही है और कुछ नहीं। अब बोलो क्या बोल रहे हो, तो कुछ पूछ रहे हैं?
किसी को कुछ भी डाउट है? -5y -3j कैप, किसी को कुछ भी डाउट है? ठीक है, आई थिंक No, sir. यहाँ तक वेल एनफ। तो हमने 3 तरीके से अब तक वेक्टर का प्रेजेंटेशन देखा है, एक तो मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्मेट में, दूसरा ग्राफिकली तरीके से, और तीसरा आईजे के फॉर्मेट में। ठीक है, ये 3 तरीके से हमने प्रेजेंटेशन देखा है। अब अगर 3 तरीके से हमने प्रेजेंटेशन को डिस्कस किया है, तो कई बार हो सकता है कि हमें वेक्टर का इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में दिया जाए और बोला जाए कि जरा इसे आईजे के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, या फिर कई बार हो सकता है कि वेक्टर हमारा आईजे के फॉर्मेट में दिया हुआ हो और बोला जाए कि वेक्टर को मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ये कन्वर्जन मुझे आना चाहिए। ठीक है, ये कन्वर्जन मुझे बिल्कुल आना चाहिए। सारे लोग समझ पा रहे होंगे हमारी बात को? Yes, कई बार हो sir. सकता है वेक्टर किसी एक फॉर्मेट में दिया हो और शायद मुझे दूसरे फॉर्मेट में निकालने की जरूरत हो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मान लेता हूं कि ये कोई वेक्टर ए है, ध्यान से सुनना, सच दैट इस वेक्टर का कुछ ना कुछ एक्स वाला हिस्सा होगा, ये वेक्टर जाने के लिए कुछ ना कुछ एक्स वाला हिस्सा होगा। अगर मैं इस एक्स वाले हिस्से को ax बोल दूं और इस हिस्से को ay बोल दूं, यानी कि हमारा वेक्टर a ऑलरेडी डिफाइंड है। किस तरह से? x की तरफ जो वैल्यू आया है मैं उसे ax नाम दे रहा हूं, बस कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना। उसी तरह y की तरफ कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा जिसे मैं ay नाम दे रहा हूं। ax और ay से घबराना नहीं है, 9th क्लास में हो, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो कोई ना कोई नंबर होगा, जैसे मैंने अभी अभी यहाँ पे प्रेजेंट किया था, जैसे ये 3i और 4j था, तो समथिंग लाइक ये 3 था और ये 4 था। उसी तरह यहाँ भी ax और ay का कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहा होगा ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई वेक्टर a है, सच दैट उसका x वाला हिस्सा ax है और y वाला हिस्सा अगर ay है, तो मैं वेक्टर a को प्रेजेंट कर रहा हूँ ax i कैप प्लस ay j कैप। किसी को डाउट है क्या? No, sir. No, बाकी sir. लोग कंफर्म करो। तो अगर ये वेक्टर No, मेरा sir. ऐसे डिफाइन किया हुआ है, अगर कोई वेक्टर ऐसे डिफाइन किया गया है, तो मैं बेसिकली वेक्टर को आई और जे फॉर्मेट में मैंने दे रखा है और मैं चाहता हूं कि ये दो इंफॉर्मेशन से एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो जरा इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता दो, वेक्टर एक का मैग्नीट्यूड क्या रहा है ये भी बता दो, और साथ ही साथ ये भी बताओ कि इसने कितना एंगल बना रखा है। अब मैं वेक्टर अगर हमारा आईजे फॉर्मेट में है, तो मैं इससे दूसरे फॉर्मेट में वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल बताना चाहता हूं। तो कैसे ये कैलकुलेट करेंगे? मुझे अगर ax और ay दिया हुआ है और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? मुझे इस लाइन की लंबाई चाहिए। ये लंबाई कैसे निकालोगे? अगर ये ax पता है और ये ay पता है, तो फिर ये वैल्यू कैसे निकालोगे? पाइथागोरस। Pythagoras theorem. सबको दिखाई दे रहा है? तो बेसिकली अगर हमसे मॉड ए पूछा Yes, गया है, sir. तो इस मॉड ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाना चाहिए? तो मैं बोलूंगा कि इस मॉड ए का वैल्यू निश्चित रूप से, अगर मुझे ax और ay पता है, तो मॉड ए का वैल्यू निश्चित रूप से ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर के बराबर हो जाना चाहिए। सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? मॉड ए का वैल्यू ax स्क्वायर प्लस Yes. ay स्क्वायर का रूट हो जाना चाहिए। यानी कि अगर मुझे वेक्टर अगर ऐसे डिफाइन किया गया है, समथिंग i प्लस समथिंग j डिफाइन किया गया है, तो मैं इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलने वाला। सबको ये समझ में आ रहा है कि मॉड ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट होगा पाइथागोरस थ्योरम से। बट सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलने वाला है। वेक्टर है, उसका डायरेक्शन को डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? कि अगर ये वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है, तो मुझे इस एंगल के वैल्यू को निकालना होगा। अब बताओ, थीटा कैलकुलेट करना या साइन थीटा कैलकुलेट करना या टैन थीटा कैलकुलेट करना, सारा बात सब सेम है। सपोज करो कि अगर ये थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता, मान लो, तो आइदर मैं ये निकाल दूं कि थीटा का वैल्यू 45 है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, या फिर मैं उसके जगह अगर ये कैलकुलेट करने में सक्सेसफुल हो जाऊं कि साइन थीटा का वैल्यू, ये ऐसा एंगल है सच दैट इसके लिए साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 आ रहा है। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 आ रहा है, तो भी तो इफेक्टिव थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा ना। अगर मैं ये कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 आ गया, तो फिर यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे कि थीटा कैसा रहा होगा, 45 डिग्री रहा होगा। तो अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें, काम चलेगा। इसी तरह अगर मैं टैन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करूं और अगर वो वैल्यू 1 आ गया, तो निश्चित रूप से थीटा का वैल्यू कैसा रहा होगा, 45 डिग्री रहा होगा, क्योंकि टैन 45 का वैल्यू 1 होता है। अगर मैंने टैन थीटा कैलकुलेट किया, वैल्यू √3 आ गया, तो फिर टैन थीटा का वैल्यू √3 आने का मतलब क्या है? थीटा कैसा होगा, 60 डिग्री होगा। अरे कोई ना कोई तो एंगल होगा ना। अगर मैं टैन थीटा कैलकुलेट करता हूँ, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। उसमें से कुछ एंगल हमें याद है, 0, 30, 45, 60, 90, 37 और 53, ये सारे डाटा हमें याद है। बट इसके अलावा अगर और किसी एंगल का डाटा आ गया,
तो फिर हम उसी फॉर्म में एक्सप्रेशन लिख के छोड़ देंगे। जैसे मान लेते हैं कि मैंने tan थीटा कैलकुलेट किया और tan थीटा का वैल्यू 2 आ गया। अब मुझे पता ही नहीं है कि थीटा के किस एंगल के लिए tan थीटा का वैल्यू 2 होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर छोड़ दो उसी तरह से। मुझे नहीं पता तो क्या होगा, बहुतों को नहीं पता होगा, वो तुम्हें वो चाहेगा भी नहीं कि तुम्हें टेबल सारा याद हो। सारे एंगल का वैल्यू किसी को नहीं याद होता। तो बस वेल डिफाइंड डाटा हमें याद है, बाकी सारे के आंसर को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो बेसिकली तुम्हें ये थीटा फाइंड आउट करना है तो तुम साइन थीटा फाइंड आउट करो, tan थीटा फाइंड आउट करो, सारी बातें सेम है। अगर tan थीटा फाइंड आउट किया √3 आ गया तो ऑटोमेटिक थीटा का वैल्यू कैसा बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। इससे करते क्या है, क्योंकि मुझे ay और ax पता है, तो ay परपेंडिकुलर हो गया, ax बेस हो गया, तो एटलीस्ट मैं यहाँ से tan थीटा बता सकता हूँ। तो tan थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, ay अपॉन ax होगा क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। कंफर्म करो मुझे। Yes, tan थीटा sir. का वैल्यू ay बाई Yes, sir, ax के yes. बराबर होगा क्या, सबको समझ में आ रहा है क्या, ये सबको समझ में आ रहा है क्या, कुछ दिक्कत है? एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, कुछ समझ पा रहे हो? मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूँ। सपोज करो कि ऐसा कुछ दिया हुआ है, अगर ये कोई वेक्टर है सच दैट, ध्यान से सुनना, सच दैट ये कोई वेक्टर ए है कि इसका ax और ay का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये ax और ay, ये दिया हुआ है हमारा कुछ 5 और ये दिया गया 5 और 3। ध्यान से सुनना, हमसे बोला गया कि वेक्टर ए का वैल्यू बताओ। तो बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेक्टर ए दे दिया गया जिसका वैल्यू कैसा है 5 i कैप है प्लस 5√3 j कैप है। और मैं इससे क्या जानना चाह रहा हूँ, मैं इससे इसका मैग्नीट्यूड जानना चाह रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर कर लेंगे क्या, बताओ, तभी तो जाके पाइथागोरस थ्योरम से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। इसके मैग्नीट्यूड को जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये 25 प्लस 25 इंटू 3 करेंगे तो 75 यानी √100, ये वैल्यू आएगा 10 के बराबर, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 10 के बराबर। ठीक है, ये वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, इसका मॉड हमारा 10 के बराबर आ गया, ये लेंथ हमारा 10 के बराबर आ गया। बट सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलेगा, मुझे थीटा ही बताना पड़ेगा। तो अगर मैं tan थीटा कैलकुलेट करूं तो tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, जहाँ पे थीटा हम ये बता रहा है कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा होगा। तो परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे तो 5√3/5 के बराबर आएगा, तो वैल्यू आएगा 5√3/5, बेसिकली वैल्यू आ जाएगा √3। यहाँ से हम बता पाएंगे कि थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री के बराबर होगा, सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. मॉडरेट टेन आ Yes, गया sir. और थीटा कैसा आ गया, 60 डिग्री आ गया। सबको समझ में आ रहा है क्या? तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना देके अगर उसे आई और जे फॉर्मेट में दिया जाए तो हम उसके मैग्नीट्यूड को भी बता पाएंगे और एंगल को भी बता पाएंगे, ठीक है। बट अगर इसी तरह वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया जाए और एंगल दे दिया जाए, उसका आई और जे वाला हिस्सा ना दिया जाए, तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा इस बात को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो लाइक हमें पहले से वेक्टर डिफाइन किया गया है, तो फिर से फॉर्मेट देख रहा हूँ, कुछ ऐसा दिया गया है कि एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड दे दिया गया 10 मान लेते हैं, और इसका एंगल डिफाइन कर दिया गया है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, मान लेते हैं ऐसा कुछ बोला गया। और मुझे करना है क्या है, इस वेक्टर को आई और जे फॉर्मेट में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा जरा देखते हैं इस बात। ये अगर वेक्टर है, और वेक्टर हमारा कैसा है, वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू 10 दे दिया गया। ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड दे दिया गया 10, और ये भी बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस वेक्टर का एक्स और वाई वाला हिस्सा बता दो। अगर ये एक्स और वाई वाला हिस्सा बता देंगे तो वेक्टर ए को समथिंग आई प्लस समथिंग जे में लिख पाएंगे। कैसे निकालेंगे, तो निकालने का एक ही तरीका है कि इससे परपेंडिकुलर एक ब्रेक करो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक ड्रॉप कर देंगे, और अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो अब मुझे ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसके बेस और इसके परपेंडिकुलर को कैलकुलेट कर पाया तो बेस ही इसका एक्स की तरफ का वैल्यू बताएगा और परपेंडिकुलर इसके वाई की तरफ का वैल्यू बताएगा। समझ पा रहे हो? इस 10 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर का एक्स की तरफ वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल के बेस से निकालेंगे, और ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हमें वाई वाला वैल्यू दे देगा। ये बेस और परपेंडिकुलर कुछ ऐसे होगा। कैसे इसको कैलकुलेट करोगे, ये 10 इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, तो जरा देखोगे
अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो b बाई h हमेशा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर। तो b किसके बराबर हो जाएगा, h के cos थीटा के बराबर। तो यहाँ से h हमारा 10 है, तो b का वैल्यू आ जाएगा 10 के cos थीटा के बराबर, यानी cos 30 के बराबर। ठीक है, तो b हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे बेसिकली 10 cos 30। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके डाटा को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, डाटा वाले प्रॉब्लम को बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, मैंने डाटा दे ही दिया है। ठीक है, ओके कोई नहीं। तो बेस का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 10 का कॉस्ट। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो cos 30 का वैल्यू हमारे पास आएगा √3/2। सबको ये डाटा पता होना चाहिए। तो √3/2 जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5। बेसिकली ये वैल्यू हमारे पास आएगा 5। कैसे कैसे मैंने कैलकुलेट किया है, तो देखोगे इसे कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये जो बेस होगा, तो फिर ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिया हुआ है, ये हमारे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा। तो बेस और हाइपोटेन्यूज आपस में कैसे रिलेटेड होंगे, b बाई h कैसे होंगे, cos थीटा के बराबर होंगे। तो b का वैल्यू किसके बराबर होगा, h cos थीटा। और h के जगह मैं चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ, h हमारे क्या है, मॉडे है, तो मॉडे cos थीटा मैं लिख सकता हूँ। बेस बेसिकली मॉडे cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, सारे लोग समझ पा रहे हो। तो मॉडे हो गया 10 और cos थीटा यानी cos 30 पुट करेंगे तो 5√3 आ जाए। सिमिलरली p बाई h का वैल्यू आएगा sin थीटा के बराबर, यानी p आ जाएगा h के sin थीटा के बराबर। और h हमारा क्या है, इस बार फिर से मॉड है, और ये हो गया sin थीटा। ठीक है, तो बेसिकली परपेंडिकुलर की जगह हम लोग यूज करेंगे h sin थीटा। ये हमारा आ गया मॉडे cos थीटा आया हुआ है, और ये हमारा मॉडे sin थीटा आया हुआ है। ठीक है, जिसका वैल्यू किसके बराबर आएगा तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो p का वैल्यू मॉडे हमारा 10 है, और ये sin 30 हो जाएगा। तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो बेसिकली p का वैल्यू आएगा 5 के बराबर। इसको हम लिख पाएंगे 5, ये वैल्यू 5 के बराबर है। अब जरा देखो, वेक्टर का मैंने बेस भी निकाल लिया, परपेंडिकुलर भी निकाल लिया। जब मैं वेक्टर a को कैलकुलेट करूंगा तो बेसिकली ये आएगा, x की तरफ कितना आया था, मॉडे cos थीटा आया था, और y की तरफ कितना आया था, मॉडे sin थीटा आया था। ठीक है, ये x की तरफ क्या आया हुआ है, मॉडे cos थीटा। मॉडे ये हमारा मॉडे है, ये मॉडे का cos थीटा आया हुआ है। ठीक है, मॉडे का cos थीटा आया हुआ है, और परपेंडिकुलर की तरफ क्या आया हुआ है, मॉडे का sin थीटा। तो बेसिकली इस वेक्टर को मैं ऐसे प्रेजेंट कर पाऊंगा। तो वेक्टर a का वैल्यू आया हुआ है, मॉडे cos थीटा हमारे पास आया हुआ है 5√3, मॉडे sin थीटा आया हुआ है 5। ये आएगा 5√3 i कैप, और ये हो जाएगा 5j कैप। ये हमारा वेक्टर कंप्लीटली डिफाइन हो गया। समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो क्या? यस सर।